बेटा, भोजन करते हुए तो जानवर भी किसी की थाली को नहीं छीनते। मैं तो फिर भी तेरी माँ हूँ। बेटा, क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया है कि तू समय आने पर अपने ही माँ बाप को जाहिल गंवार कहकर अपमानित करे? बेटा, मुझे 3 दिनों से बुखार आ रहा है। बहू से कितनी बार कहा डॉक्टर के पास ले चलो या फिर बुखार की गोली ही लाकर दे दो, लेकिन उसने ना तो गोली लाकर दी और ना ही मुझे खाना दिया। इसलिए मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी बेटा, और आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैं बरामदे में आकर बैठी ही थी कि बहू ने मुझे बर्तन धोने को कह दिया। मैंने मना किया तो पता नहीं उसने तुझे क्या कह दिया जो तू मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। बेटा, यह खाना भी तो मैंने खुद ही लिया है, और देख ले कितना थोड़ा सा ही तो है। अगर थोड़ा सा खाना खा लूंगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर, कहती हुई सुमन जी अपने बेटे राजेश से गिड़गिड़ाते हुए अपने खाने की थाली वापस देने के लिए निवेदन कर रही थी। उसी समय सुमन जी की पड़ोसन मीना जी, जो कि सुमन जी की पक्की सहेली थी, उनकी आवाज सुनकर उनके घर पहुंची तो देखा राजेश भोजन की थाली लिए खड़ा है और सुमन जी जो झूठे हाथों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। राजेश ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक न समझते हुए वह थाली अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, आपने सब्जी और मंगाई थी ना? यह लो, मैं सब्जी ले आया हूँ। और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ? कहते हुए वह मीना जी को बैठने के लिए कहकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मीना जी की एक आदत थी, वह किसी के भी घर की बात को कहीं भी बड़ा चढ़ाकर बताती थी, और सुमन जी के घर की तो वह एक एक बात जानती थी, और उनका एक उद्देश्य अपनी सहेली को बचाना भी रहता था। इसलिए उन्हें जैसे ही आभास होता कि सुमन जी के साथ उनके बेटे बहू अन्याय कर रहे हैं, वे तुरंत ही बिना काम के ही उनके घर पहुंच जाया करती थी, ताकि सुमन जी के ऊपर उनके बेटे बहू की ज्यादतियां न हो सकें। दरअसल सुमन जी को राजेश ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद ही मदद के लिए अपने पास शहर बुला लिया था, अपनी पत्नी की सेवा के लिए, और उसके पिता गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखते थे। सुमन जी के पति राम प्रसाद जी का एक फलों का बगीचा था, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उगाए जाते थे। उससे उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि जो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता था। राम प्रसाद जी जितना भी पैसा कमाते, राजेश समय समय पर अपने खर्चे गिनवा कर रोकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। राम प्रसाद जी भी बेटा मुंह में आकर उसे समय समय पर पैसे देते रहते थे, लेकिन बेटे को न तो अपने पिता की मेहनत की कोई कद्र थी और न ही अपनी माँ की मेहनत की कद्र थी। उसे लगता यह तो उनका फर्ज है, इतना तो सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। समय बीतने लगा और सुमन जी की बहू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस समय सुमन जी दीपक जला रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, हमारे वंश को चलाने वाला दीपक आ गया है, इसलिए इसका नाम आर्यन रखेंगे। आर्यन नाम सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद सुमन जी की बहू प्रिया को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बहू और पोते के आने की खुशी में सुमन जी ने घर में रंगोली बनाई, घर के आंगन में दीपक जलाए। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में दीपावली मनाई जा रही हो। प्रिया ने जब देखा चारों तरफ दीपक जलाए गए हैं, आंगन में एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई है, तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, सुमन जी ने अपने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा की। प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका और उसके बेटे का स्वागत इस तरह शानदार तरीके से होगा। लेकिन जब सुमन जी ने प्रिया से पूछा, बहू, यह सजावट और जो हमने तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हें कैसा लगा? तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे भी ज्यादा अच्छे से होता है। सुमन जी का प्रसन्नता भरा चेहरा मुरझा सा गया, लेकिन वे उस समय कुछ भी नहीं कह पाईं और चुपचाप वहां से चली गईं। तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी, अस्पताल में तो ढंग का खाना नहीं मिला, आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइए। आज घर का खाना भरपेट खाऊंगी। सुमन जी बोली, बहू, छोटे बच्चे की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज्यादा चटपटा और मसालेदार माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन प्रिया सुमन जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वह तो उन्हें गांव की गंवार समझती थी और खुद को नए जमाने की समझदार पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की। इसीलिए उसने कहा, अरे मम्मी जी,
यह सब पुरानी बातें हैं, आप लोगों के जमाने में होती होगी, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ तो रहा नहीं होगा। तो कहाँ से खाते ऐसा स्वादिष्ट खाना? मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना ही खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ, आप वैसा ही कीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, वरना मैं आपके बेटे को फोन लगाकर बता दूंगी कि आप मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो। सुमन जी राजेश के गुस्से को जानती थी और प्रिया के बारे में भी जानती थी। वह एक बात को बड़ा चढ़ाकर बताती है और राजेश बिना सच जाने उन पर भड़क उठता है। उस दिन भी उसने पत्नी के भड़काने पर अपनी माँ की खाना खाते हुए थाली को छीन लिया था। इसलिए सुमन जी ने सोचा, इन मूर्खों के मुंह लगने से अच्छा है इन्हीं के अनुसार काम कर दिया जाए। आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार यह लोग खुद ही होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने प्रिया के लिए मसालेदार चटपटा खाना बना दिया। कई दिनों बाद ऐसा चटपटा खाना मिलने से उस दिन प्रिया ने पेट भर खाना खाया और उंगलियां छाटते रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा लग रहा है और भी खा लूं, लेकिन इतना ज्यादा खा लिया है कि अब पेट में जगह ही नहीं है। सुमन जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चे के लिए कैसा खाना लाभदायक होता है। लेकिन भगवान आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पोते को कोई नुकसान ना हो। ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं। सुमन जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थीं। सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 2 बजे से बच्चे का रोना शुरू हो गया। प्रिया के पेट में भी जलन होने लगी। बच्चा बार बार पॉटी करने लगा और लगातार रोता रहा। प्रिया को भी लूज मोशन शुरू हो गया। अब प्रिया को अपनी गलती समझ में आ रही थी कि उसने मसालेदार, वह भी चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वह अपनी गलती न मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, क्या आपने धूप में बाल सफेद किए हैं? जो अब भी मेरी डिलीवरी हुई 8 दिन भी नहीं हुए और मुझे इतना मसालेदार छटपटा खाना खिला दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे ऐसे खाने के लिए जिद की थी, लेकिन अब बड़ी होने के नाते मुझे डांट कर मना भी तो कर सकती थी ना। कैसी माँ हैं आप? कहते हुए उसने अपने पति राजेश को भी अपनी सास के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हारी माँ हमसे उम्र में बड़ी है। उनका फर्ज बनता था हमें समझाने का, ना कि हमने जैसा कहा वैसा करने का। तुम्हारी माँ सच में गांव की गंवार ही है। इन्हें कल ही गांव भेज दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी गंवार औरत मेरे घर में। पता नहीं मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यह उसे अपने जैसे ही गांव की भाषा और गंवार जैसा ज्ञान देगी। सुबह होते ही इसे वापस इनके गांव भेज दीजिए। प्रिया ने जब ऐसा कहा तो राजेश को भी लगा कि वास्तव में माँ गांव में रही हुई है तो उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। इसलिए उसने प्रिया और अपने बच्चे की हालत को देखकर राजेश गुस्से से अपनी माँ को अनाप शनाप गालियां देने लगा। सुबह होते ही उन्हें उनके गांव ले जाने के लिए जैसे ही घर से निकल रहा था कि उसी समय उसके पिता राम प्रसाद जी अपने पोते का मुंह देखने के लिए गांव से ढेर सारा राशन का सामान और फल लेकर उनके घर पहुंच गए। राजेश ने अपने पिता को अपने दरवाजे पर इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, देखिए ना, पापा तो हम सभी से खासकर अपने पोते से मिलने खुद ही आ गए और आप जिद कर रही थी गांव जाने की। चलिए अपना सामान अंदर रख दीजिए और पापा के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। रामप्रसाद जी को देखकर सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए थे। रामप्रसाद जी ने उनके आंसू देख लिए थे, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। सुमन जी ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान अपने कमरे में रखा और फिर रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गईं। सुमन जी ने फिर अपनी बहू से पूछा, बहू, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो बहू ने गरजते हुए कहा, क्या मम्मी जी, आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि डिलीवरी के बाद नई माँ को क्या खाना चाहिए? आपको नहीं मालूम क्या? सुमन जी ने उस समय उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, जबकि सुमन जी इसके पहले अपने मन से उसके लिए सादा खाना बनाती थीं। तो प्रिया ही उनसे कहती थी, मम्मी जी, मेरे लिए कुछ भी मुझसे पूछे बिना मत बनाइए, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अब बेचारी सुमन जी करें भी तो क्या करें? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी रामप्रसाद जी ने सुमन जी को आवाज लगाई और कहा, सुमन, एक गिलास पानी तो लेकर आना। सुमन जी ने एक गिलास पानी ट्रे में लिया और रामप्रसाद जी के पास गई। उनकी नजरें झुकी हुई थीं,
क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी रामप्रसाद जी से नजरें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। रामप्रसाद जी ने सुमन जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठते हुए कहा, सुमन, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? सुमन, क्या हुआ? बताओ ना, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया सा क्यों दिख रहा है? सुमन ने रामप्रसाद जी के ऐसे अपनेपन भरे सवालों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें ऐसा लगने लगा उनका हमदर्द उनकी तकलीफ बांटने आ गया है। कोई तो उनका सहारा जिनके भरोसे वे कुछ भी कर सकती हैं, वरना बेटे बहू ने तो उन्हें असहाय और नौकरानी ही बनाकर रख दिया था। रामप्रसाद जी ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और उनकी पीठ को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, सुमन, अब मैं आ गया हूं। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। किसने क्या कहा, मुझे बिना डर के बताओ। थोड़ी देर रो लेने के बाद सुमन जी ने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को संभालते हुए कहा, जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे बहू के पास भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वह तो मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए मुझे रोना आ गया। इतना कहकर सुमन जी वहां से उठकर जाने लगी, क्योंकि उनका बेटा राजेश भी उन्हीं के पास बाहर से उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और बहू भी रसोई से उन्हें इशारे से आंखें दिखाकर चमका रही थी कि वे उन्हें कुछ भी न बताएं। लेकिन रामप्रसाद जी ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे समझ रहे थे कि सुमन जी को किसी न किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसीलिए उन्होंने उनका हाथ फिर से पकड़ा और बैठाते हुए बोले, नहीं सुमन, तुम कितना भी झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम्हें किसी बात का बहुत दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? रामप्रसाद जी के इतना कहते ही सुमन जी ने वह सारी बातें बता दी जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। अपनी पत्नी को इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, बेटा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। हम गांव में रहते जरूर हैं, लेकिन यह मत भूलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगले में रहते हो ना, यह बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे गमवार माँ बाप की पसीने की कमाई से खरीदा गया है। यहाँ की एक एक ईंट में तेरे गमवार माँ बाप के पसीने की कमाई लगी है। और तुझे पता है, जब तेरी माँ तेरे पास शहर आ रही थी, तब इसके पैर तो मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। यह तो मानो खुशी से बावरी हो गई थी। इसलिए तो आसपास और पूरे गांव भर में अपने हाथों से बनाए मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे कि इसके बेटे ने इसे अपने पास बुलाया है और इसके घर आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजने वाली हैं। और जो भी मिलता, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हों या छोटे हों, सभी से यही कहती फिरती कि मेरे बेटे के बच्चे को आशीर्वाद दो कि वह सही सलामत इस दुनिया में आए और मेरा बेटा दिन दुने रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन ये अनपढ़ गंवार क्या जाने, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को तुम्हें न तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है और न ही किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, बिना कुछ कहे ही तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो सुमन, मैं भी तो गांव का ही गंवार हूँ, इसलिए बेटे के मुंह में फंसकर इतना सारा सामान खुश होकर ही लाया था कि शायद मेरे बच्चों की इसकी जरूरत होगी। लेकिन मैं गलत था। यह लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, यह लोग तो अनाज नहीं बल्कि पैसों को ही खाते होंगे, क्योंकि शहर में रहकर यह लोग खेती बाड़ी, गोबर, कचरा तो कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ पैसा ही जानते हैं, इसलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गांव का रहने वाला जाहिल गंवार नाहक ही यह सोच बैठा कि गांव के ताजे फल और सब्जियां शायद मेरे बच्चों को पसंद आएंगी। यही सोचकर यहाँ ले आया। माफ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई। यह कहकर रामप्रसाद जी अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। तब राजेश दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी प्रिया अपने ससुर जी से माफी मांगने लगी। तब रामप्रसाद जी बोले, अरे, तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो, उससे माफी मांगना छोड़कर मुझसे माफी मांग रहे हो। अगर तुम्हें माफी मांगना ही है तो सुमन जी से माफी मांगो। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझू मैंने भी माफ कर दिया। फिर दोनों बेटे बहू सुमन जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। सुमन जी एकदम सरल हृदय की थीं। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, गलती इंसान से ही होती है। कोई बात नहीं, कोई भी माँ
अपने बच्चों से कितनी देर तक नाराज रह सकती है। भला कहकर उन्होंने दोनों के पेट पर हाथ फेरा और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। प्रिया अपने कमरे में तो चली गई, लेकिन उसके अंदर आग की ज्वाला धधक रही थी। उसे इस बात की चुभ रही थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब वह अपनी सास से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। उसे दिन भर बेचैनी लगी रही, क्योंकि राजेश तो खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया और सुमन जी ने खाना बनाया। सभी को खाना खिलाकर खुद खाना खाया और आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो सुमन जी ने देखा प्रिया रसोई में सबके लिए चाय बना रही है, तो उन्होंने कहा, बहू, अभी मैं जब तक हूं तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें ही काम करना होगा। तुमने चाय क्यों बनाई? मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। प्रिया थोड़ा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोग पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुमन जी ने भी सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज्यादा ताकत भी तो नहीं लगती, खड़े खड़े चाय ही तो बनानी है। इसीलिए वे राम प्रसाद जी के पास सोफे पर जाकर बैठ गईं। राम प्रसाद जी ने सुमन जी से कहा, सुमन, थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे प्यास लग रही है। सुमन जी जैसे ही पानी लेने किचन में जा रही थीं, उन्होंने देखा बहू चाय के कप में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि बहू कप में चम्मच क्यों चला रही है। फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे पानी लेकर चली गईं। राम प्रसाद जी को देने थोड़ी देर में बहू ने चाय और बिस्किट लाकर दिया तो दोनों ने चाय के साथ बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वे दोनों वहीं लुढ़क गए। राजेश जब अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने अपने मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से लेटे हुए देखकर दंग रह गया। उसने प्रिया से उनके बारे में पूछा तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता यह लोग क्यों अभी तक सो रहे हैं। राजेश ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले गया, लेकिन वे वहां भी सोते ही रहे। अब प्रिया ने जैसे तैसे उस रात का खाना तो बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह राजेश के कान भरती ही जा रही थी। उसने कहा, देखिए जी, अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया हमारे कोई काम के नहीं रह गए। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ, और झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए हम बाई रख लेंगे। जितना खर्च हम लोग इनके ऊपर करते हैं, उससे कहीं कम खर्च में काम वाली बाई काम करके अपने घर चली जाएगी, और इन्हें तो दिन रात झेलना पड़ता है। अब मुझसे यह दोनों बर्दाश्त नहीं होते। पहले वह अकेली बुढ़िया रहती थी, चलो वह तो कम से कम हमारा काम कर दिया करती थी, और अब तो यह बूढ़ा भी आ धमका, और कल की बात के बाद तो हम इन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकते, नहीं तो यह हमें इस घर से जाने के लिए कह देंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, यह तो हमें सोचना होगा ना। इनका क्या है, इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे इनके गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है। वैसे ही यहाँ भी सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा, समझते हैं। तभी तो मैं इनको गंवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तभी राजेश बोला, अरे, मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है तुम्हारे दिमाग में। कोई आइडिया हो तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रिया बोली, हम लोग इन बूढ़ा बुढ़िया को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह सकते हैं ना। इतनी बात सुमन जी ने अपने कानों से सुनी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें होश आ गया था और जोरों की प्यास लगने के कारण वह पानी लेने रसोई में जा रही थी। दोनों बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वे पानी बिना लिए ही वापस अपने कमरे में गईं। अपने पलंग पर बैठकर जोर जोर से रोने लगीं। तब तक राम प्रसाद जी को भी होश आ गया था। उन्होंने सुमन जी को हांफते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ सुमन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम्हें क्या हो गया? तभी सुमन जी ने उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया। रामप्रसाद जी ने उनकी पीठ को सहलाया तो थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे सामान्य हुई। उन्होंने रामप्रसाद जी को बताया कि मैं जब पानी लेने रसोई में जा रही थी तो दोनों बेटे बहू को बातें करते हुए वह सुना कि वे दोनों कह रहे थे कि हमें इस दुनिया से ही जाने के लिए कह देंगे, और वह कहकर रोने लगी। उधर जब राजेश ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह सन्न रह गया। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखें खुली करके उसको देखता ही रह गया। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन वह उसे समझाने लगी, देखो राजेश, तुम इन बूढ़ा बुढ़िया के इकलौते संतान हो। यह लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, इनके लिए दवाई गोली से लेकर इनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा।
तब हम इनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। अब आप खुद ही सोच लो, इनका क्या करना है? एक ही बार में इनका किस्सा ही खत्म कर देना है कि जिंदगी भर इनका बोझ ढोना है। राजेश प्रिया से गुस्से में बोला, प्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। उन्हें इस दुनिया से जाने का पाप अपने माथे नहीं ले सकता हूँ। इतना जरूर कर सकता हूँ कि उन्हें मैं गांव भेज सकता हूँ। राजेश ने जो बात कही, उस बात को सुमन जी ने नहीं सुना। वह प्रिया की बातें आधी अधूरी सुनकर अपने मन में भरम पाल वहां से चली गई। अब राम प्रसाद जी ने सोचा, क्यों ना बेटे बहू को बताए बिना ही हम अपने गांव चले जाएं, और चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी इनके पास वापस नहीं आएंगे। यह सोचकर दोनों रातों रात गांव जाने के लिए निकल गए। सुमन जी का सामान तो पहले से ही पैक था, इसीलिए वह दोनों तुरंत ही गांव के लिए निकल गए। वे दोनों रात के अंधेरे में अंदाजा लगाकर ही आगे बढ़ रहे थे कि इत्तेफाक से एक ऑटो वाला उन्हें मिल गया। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वह अपनी बेटी के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए आया था। वह उसी शहर में रहता है और अब वह अपने घर जा रहा है, इसीलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। रामप्रसाद जी और सुमन जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेज दिया है, क्योंकि उस ऑटो वाले को पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया है। वह अपनी बेटी के घर मदद मांगने ही गया था, लेकिन उसकी सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह कुछ नहीं कर पाया और बिना कुछ कहे ही चला आया। लेकिन जितना पैसा मुझे चाहिए था, आपने मुझे दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहकर वह ऑटो वाला वहां से चला गया। रामप्रसाद जी बोले, देखो सुमन, हमारा रातों रात बाहर निकल जाना भी कितना अच्छा हुआ। हमारे कारण किसी की जान भी बच सकती है। और वे दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, दोनों अपने गांव जाने वाली बस में बैठकर चले गए। राजेश ने देखा, मम्मी आज अभी तक नहीं उठी, न ही पापा उठे हैं, तो वह उनके कमरे में गया, ये देखने कि अभी तक दोनों क्या कर रहे हैं। वहां जाकर देखा तो दोनों वहां से गायब थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा आखिर कहाँ चले गए। उसने प्रिया को जाकर बताया तो प्रिया तो मन ही मन खुश हुई। चलो, दोनों बुढ़ा बुढ़िया से बिना कुछ कहे ही छुटकारा मिल गया। लेकिन राजेश ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फोन लगाकर पूछा तो उसने बता दिया कि उसके माँ बाप अपने घर पहुंच गए हैं। तब उसकी जान में जान आई और प्रिया ने जब यह समाचार सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद राजेश के साथ अपने सास ससुर के गांव गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन आप लोगों के वापस आ जाने के बाद मुझे पता चला कि बुजुर्गों का क्या महत्व होता है। आपके वापस आ जाने से तो मैं आर्यन की देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहीं रहिए। रामप्रसाद जी थोड़े व्यावहारिक आदमी थे, इसलिए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमारी खेत में फलों को तोड़कर मंडी भेजने का काम जोर शोर से चल रहा है। जैसे ही हमें फुर्सत मिलती है, हम इस बारे में सोचेंगे। वही सुमन जी का मन पोते में लगा हुआ था, इसलिए बार बार रामप्रसाद जी को बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। रामप्रसाद जी ने सोचा, सुमन की इच्छा है बेटे के पास रहने की, तो उन्होंने फिर से उन्हें शहर भेज दिया। अब तो प्रिया को मुफ्त की नौकरानी मिल गई। प्रिया सुमन जी की इतनी तारीफ करती कि वह इनकी तारीफ करते करते सारा काम करवा लेती। सुमन जी भी खुशी खुशी उसका काम यह सोचकर कर देती कि अपने ही तो बेटे बहू हैं, तो अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। दिन बीतते रहे। प्रिया सुमन जी के पास हमेशा पैसों पर रोना रोती रही और सुमन जी अपने पति राम प्रसाद जी से कहकर पैसे मंगवाती रही। जब तक राम प्रसाद जी पैसे भेजते रहे, तब तक तो प्रिया ने सुमन जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े राम प्रसाद जी के पैर के नीचे एक पका हुआ फल आ गया, जिससे फिसलकर ऐसे गिरे कि उनके कमर और घुटने की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। आनन फानन में उन्हें शहर लाया गया। अब तो प्रिया को लगा उसके घर में आफत आ गई। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वह सुमन जी के हर काम में कुछ न कुछ गलतियां निकालने लगी।
एक तरफ तो सुमन जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी और दूसरी तरफ अपनी बहू के रवैये से परेशान थी। इसीलिए न चाहते हुए भी उनसे गलतियां हो जाया करती थीं, जिसका प्रिया भरपूर फायदा उठाती। प्रिया राजेश के सामने सुमन जी की गलतियां गिनाती रहती, जिससे वह भी अपनी माँ को खरी खोटी सुना दिया करता, क्योंकि वह एक तरफ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ की छोटी छोटी गलतियों पर, जिसे प्रिया और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया करती और घर में हंगामा करती रहती थी। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद राम प्रसाद जी की छुट्टी कर दी गई। अब हर 4-5 दिनों के बाद राम प्रसाद जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता था, जिससे डॉक्टर की फीस, दवाई खर्च के साथ साथ अस्पताल आने जाने का खर्च भी लगता था, जो प्रिया को बहुत खटकता था। कुछ दिनों तक तो उसने जैसे तैसे अपने सास ससुर का खान पान किया, लेकिन धीरे धीरे न तो वह घर के कोई काम करती थी और न ही अपने सास ससुर को चैन से रहने देती थी। जैसे ही राजेश अपने ऑफिस जाता तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहकर उनके पीछे पड़ जाती। उसका बेटा आर्यन यह सब सुनता तो वह भी अपनी माँ से डरा सहमा सा रहने लगा था और उसे जैसे ही मौका मिलता अपने दादा दादी के पास जाकर दुबक कर बैठ जाता। लेकिन प्रिया की उसके ऊपर नजर पड़ते ही वह अपने सास ससुर को खूब खरी खोटी सुनाती और आर्यन को भी गुस्से में आकर मार देती और उसे सख्त हिदायत देती कि वह उनके पास कभी न जाए। एक दिन सुमन जी अपने पति राम प्रसाद जी को अस्पताल लेकर गई थी। प्रिया ने अपने कीमती जेवर उनके बैग में रख दिए और शाम को राजेश से कहा कि उसकी एक सहेली के पार्टी में जाना है। लेकिन जब उसने अपनी अलमारी में मनोज के सामने गहने ढूंढे तो उसे नहीं मिले। फिर क्या था, उसने घर में हंगामा मचा दिया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। उसने अपनी अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर बिखेर दिए। फिर वह सीधे अपनी सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपने तो नहीं रखे? राजेश उसे मना करता रहा कि वह उसकी मम्मी से न पूछे, लेकिन वह नहीं मानी और सीधे सुमन जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उनके बैग से कपड़े निकालकर बाहर फेंके तो कपड़ों के साथ साथ गहने भी गिर गए। फिर तो प्रिया आग की तरह अपनी सास के ऊपर बरस पड़ी। उन्हें इतना जलील किया कि उन्हें अपनी सफाई देने का एक मौका नहीं दिया। जब राजेश ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो वह भी अपनी मम्मी से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दिया। प्रिया ने कुछ दिन पहले ही राम प्रसाद जी से अस्पताल के बिल के साथ गांव के घर और जमीन के कागजातों में साइन करवा लिए थे, जो अब उसके नाम पर हो गया था। इस बात का पता उन्हें तब चला जब राजेश ने उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। तब उसने कहा, आप लोग भूल कर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहां की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दी है। अब राम प्रसाद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। फिर भी जब बेटे ने घर से चले जाने के लिए कह दिया तो दोनों बुजुर्ग दंपति धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। तभी वे एक होटल के पास जाकर रुके। उस होटल का मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, बहुत छुट्टी मार रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्डर आया है और काम करने वाले की कमी है। तभी सुमन जी ने उस होटल के मालिक से कहा, भाई साहब, आप बुरा ना माने तो क्या हमें काम मिल सकता है? होटल के मालिक ने उन दोनों की हालत देखी तो कहा, आप दोनों अपनी हालत तो देखिए, क्या काम करेंगे? तभी सुमन जी बोली, भाई साहब, अगर हमें काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब तक आपका नौकर नहीं आ जाता तब तक हमें रख लीजिए, फिर चाहे निकाल दीजिएगा। होटल के मालिक को काम करने वाले की जरूरत थी, इसलिए उसने काम पर रख लिया। राम प्रसाद जी व्यापारी आदमी थे, इसलिए उन्हें बैठे बैठे अकाउंट्स का काम दे दिया गया और सुमन जी को खाना बहुत अच्छा आता था, इसलिए वह रसोई में चली गई। अब उस होटल के मालिक का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हिसाब किताब में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उनके रहते उस होटल के मालिक ने कुछ ही दिनों में छोटे से होटल की जगह बड़ा सा रेस्तरां ले लिया। अब उस रेस्तरां का नाम बहुत चलने लगा। उस रेस्तरां की प्रसिद्धि से ही रामप्रसाद जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों ना हम शहर के दूसरे छोर पर, जहां ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, वहां एक रेस्तरां खोल दें, ताकि वहां भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। मालिक बहुत ही नेक दिल था। उसने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने अपना पैसा लगाकर खुद का रेस्तरां खोलने की बात नहीं की, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी।
यह आपका बड़प्पन है। इसलिए मैं आपकी इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह रेस्तरां तो खुलेगा, लेकिन आपके नाम का और आपका रेस्तरां खुलेगा जिसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और उस मालिक ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और देखते ही देखते राम प्रसाद जी और सुमन जी का अपना रेस्तरां खुल गया। जब उस रेस्तरां का उद्घाटन होना था तब राजेश और प्रिया भी आए थे, क्योंकि राजेश उस रेस्तरां का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस रेस्तरां के मालिक का नाम अनाउंस हुआ, राम प्रसाद तो प्रिया और राजेश को धक्का सा लगा कि कहीं उसके पापा ही तो नहीं। फिर उन्हें लगा, अरे, इतने बड़े रेस्तरां के बारे में तो वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी रामप्रसाद जी के आजू बाजू उनकी बॉडीगार्ड चल रहे थे और बीच में रामप्रसाद जी और उनके पीछे सुमन जी थी। रामप्रसाद जी ने जब रेस्तरां का फीता काटा तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और उनकी इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके मालिक को जाता है, जिनका एक छोटा सा होटल था जिसमें हम नौकर थे और हमने वहां पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन हाँ, जीवन में कई मोड़ आते हैं। हमारे जीवन में भी आए। हमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो हम भूखे सो गए, लेकिन न ही किसी के घर से उधार मांगकर खाया और न ही चोरी करके खाया। लेकिन कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे जिन पर हमने पूरा विश्वास किया था। उन्होंने हमें चोर साबित कर दिया और धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ का धन भला कोई भी चुरा सकता है, लेकिन किस्मत और कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं चुरा सकता। बस यही हुआ हमारे साथ भी। हमने भी अच्छे कर्म किए और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। यही हमारी सच्चाई है। रामप्रसाद जी के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं राजेश और प्रिया की नजरें शर्म से झुक गईं। दूसरे दिन सारे कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। तब राजेश सीधे रामप्रसाद जी के कैबिन में गया। गार्ड ने उसे रोका और कहा, अरे अरे, आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकते। तब राजेश ने कहा, अरे तुम मुझे रोक रहे हो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। अगर मैंने सर से शिकायत कर दी ना तो तुम्हारी अभी के अभी छुट्टी हो जाएगी। गार्ड बोला, सर आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, भले ही आप मेरी छुट्टी करवा दीजिएगा, लेकिन मैं पहले सर से परमिशन लेकर आता हूं, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। राजेश को मजबूरी में बाहर खड़ा रहना पड़ा। गार्ड अंदर जाकर जब रामप्रसाद जी से परमिशन लेने गया तो रामप्रसाद जी ने कह दिया, अभी उन्हें अंदर मत आने देना। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रामप्रसाद जी राजेश से मिले ही नहीं। राजेश रामप्रसाद जी से मिलने के लिए दिन भर उनका इंतजार करता रहा और जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था वह काम भी नहीं किया। इसलिए उसे दूसरे दिन ही नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब राजेश के हाथ से नौकरी भी चली गई और रामप्रसाद जी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए वह बहुत ही परेशान हो रहा था। उधर प्रिया ने सोचा, रामप्रसाद जी का गांव का घर और खेत को बेचकर खूब पैसे मिलेंगे। वह उसे बेचने के लिए किसी दलाल से बात करने गई तो पता चला किसी दलाल ने पहले ही उससे दवाई के बिल के पास कराने के समय साइन करवा लिए और उस प्रॉपर्टी को पहले ही हड़प लिया। प्रिया को भी 1 रुपया का फायदा नहीं हुआ। अब उधर राजेश परेशान हो रहा था तो इधर प्रिया परेशान हो रही थी। जब उनके बेटे आर्यन की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने उस घर को भी बेच दिया जिस घर में वह लोग रहते थे। अब तो राजेश और प्रिया दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अपने मम्मी पापा की ऐसी दयनीय हालत देखकर आर्यन को वह सारी घटना याद आ जाती थी जब उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती थी। आज उसी भोजन के लिए वह कितना तड़पाती है। रामप्रसाद जी इतने उदार दिल के थे कि उन्हें अपना वह दिन रोज ही याद आ जाता जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारियों की लाइन में खड़े होकर एक थाली भोजन मांगकर खाया था। उन्होंने सुमन जी को अपना विचार बताया कि क्यों ना हम शाम को सबके खा लेने के बाद जितना खाना बचेगा उसे गरीबों में बांट दिया करें। सुमन जी को अपने पति का यह विचार बहुत पसंद आया। अब सुमन जी और रामप्रसाद जी रोज ही शाम को खाना बांटने जाते तो उनके बेटे बहू भी भिखारियों की लाइन में खड़े होकर खाना लेते। प्रिया को तब अपनी गलती का एहसास होता कि वास्तव में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। सुमन जी रोज ही अपने बेटे बहू को भिखारियों की तरह खाना देती थीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे दोनों उनके पास आकर रह जाएं, क्योंकि प्रिया ने एक बार नहीं
दो दो बार उन्हें जलील करके घर से निकाला था, इसीलिए उनका भी दिल उनके लिए नहीं पसीजा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।